नवभारत टाइम्स के कोर्ट रूम में आपका स्वागत है। इस पूरे हफ्ते में कोर्ट में किस तरह की हलचल हुई, कौन कौन से ऐसे बड़े मामले हैं जो इस बार कोर्ट में पहुंचे और इस पूरे हफ्ते लगातार सुर्खियों में छाए रहे। देश भर के ऐसे तमाम बड़े मामलों पर निगाह डालने के लिए, आप तक उसकी पल पल की तमाम अपडेट्स और सारी डेवलपमेंट्स पहुंचाने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद है नवभारत टाइम्स के लीगल एडिटर राजेश चौधरी साहब। स्वागत है आपका। जी नमस्कार। ऐसे तमाम बड़े मामले जो इस पूरे हफ्ते में लगातार सुर्खियों में छाए रहे, वो लेकर के मैं राम विश्वकर्मा आपके बीच हाजिर हुआ हूं। और सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे पश्चिम बंगाल से। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जो है कोलकाता हाई कोर्ट के उस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से जारी ओबीसी की नई लिस्ट को जो है हाई कोर्ट ने उसको होल्ड किया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई की जो बेंच थी, उन्होंने इस पर जो है अंतरिम रोक लगाई है। राजेश जी, ये रोक किस वजह से और ये नई लिस्ट है क्या क्या बखेड़ा है इस पूरे लिस्ट के ऊपर, और कोर्ट ने जो है हाई कोर्ट के फैसले पर रोक क्यों लगाई, क्या कुछ वजह है? दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार ने हाई कोर्ट के 17 जून 2025 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें राज्य सरकार की जो नई ओबीसी लिस्ट जारी की गई थी राज्य सरकार द्वारा, उस पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में, और चूंकि 77 समुदाय को ओबीसी सूची में शामिल किया था पश्चिम बंगाल सरकार ने रिजर्वेशन के लिए, उसे अवैध बताते हुए हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी और उसे राज्य सरकार का जो फैसला था उसको खारिज कर दिया था। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था और राज्य सरकार की तरफ से तमाम दलीलें दी गई थी, और तब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी आर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने एक अंतरिम आदेश पारित किया सोमवार को और कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से जो विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है, उसमें जो हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है उसे हम रोक लगाते हैं। तो निश्चित रूप से ये राज्य सरकार के लिए बहुत बड़े राहत की खबर लेकर आई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान ये कहा था कि यह आश्चर्यजनक है कि हाई कोर्ट ने ऐसा रोक का आदेश, स्थगन का आदेश कैसे दे दिया। दरअसल हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसमें ये कहा गया था कि आरक्षण जो है वो इस तरीके से कैसे दे सकती है राज्य सरकार, और कार्यपालिका के अधिकार और शक्ति पर सवाल उठा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आरक्षण है वो एग्जीक्यूटिव की शक्ति का हिस्सा है, कार्यपालिका का हिस्सा है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट अपने मंडल जजमेंट, यानी जिसे आप इंदिरा साहनी केस के नाम से जानते हैं, उसमें ये स्थापित हो चुका है कि कार्यपालिका आरक्षण दे सकती है, कानून बनाना आवश्यक नहीं है, कार्यपालिका अपने एक एग्जीक्यूटिव आदेश से ये निर्णय ले सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने उसी बात को याद दिलाया, और जो पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जो तमाम दलील दी थी, उसे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट उससे इत्तेफाक रखते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। और राज्य सरकार के लिए काफी राहत भरी खबर है इस मामले में अगर देखा जाए तो। जी जी बिल्कुल। और पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल जो है इस पूरे मामले की पैरवी कर रहे थे, और जो सुप्रीम कोर्ट का इस पर आदेश है वो जो है एक राहत के तौर पर है पश्चिम बंगाल सरकार के लिए। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस मामले की जिसने इस हफ्ते जो है पूरे देश में सनसनी मचा दी। मामला जुड़ा था आईआईटी खड़गपुर के एक छात्र और ग्रेटर नोएडा की शारदा यूनिवर्सिटी के एक छात्र से, जिन्होंने खुदकुशी कर ली। मामला ऐसा था जिस पर जो है खूब जो है बखेड़ा खड़ा हुआ, खूब इस पर जो है बहस होती रही, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो है सुओ मोटो कॉग्निजेंस यानी कि स्वतः इस पर संज्ञान लिया था। अब इस पर कोर्ट ने क्या कुछ निर्देश दिए हैं सर, वो बताइए आप। बिल्कुल, आपने सही कहा। यह मामला काफी देश भर में चर्चा का विषय रहा है, काफी इस पर बहस भी हुई है कि जिस तरीके से स्टूडेंट के सुसाइड का मामला सामने आ रहा है वो काफी परेशानी की बात है। इसी के तहत जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक स्टूडेंट था जिसने हॉस्टल में आईआईटी खड़गपुर में आत्महत्या कर ली थी, और उसके बाद एक मामला शारदा यूनिवर्सिटी का आया था जिसमें 21 साल की एक छात्रा ने हॉस्टल में आत्महत्या की थी और सुसाइडल नोट छोड़ा था।
इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने काफी गंभीरता से लिया था और इस मामले में संज्ञान लिया था सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को। और जस्टिस जेबी पारदीवाला की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले में जो कोर्ट सलाहकार हैं अपर्णा भट्ट, उनसे रिपोर्ट ये मांगी थी। तो जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें रिपोर्ट पेश किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल ये जानना चाहा था कि एफआईआर में देरी तो नहीं हुई, किसने पुलिस को टाइम पे इन्फॉर्म किया या नहीं किया। तो इस मामले में जो कोर्ट सलाहकार की रिपोर्ट आई उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों ही मामलों में कहा है कि तेजी से इस मामले की जांच की जाए। और जो अपर्णा भट्ट हैं उनकी जो रिपोर्ट थी उसमें कहा गया था कि जो शारदा यूनिवर्सिटी की का मामला है उसमें मृतक जो छात्रा हैं उनके पिता ने घटना के 2 घंटे बाद बल्कि एफआईआर दर्ज कराई थी। और जस्टिस पारदीवाला ने तब सवाल किया था कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने स्वयं शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई। हालांकि विश्वविद्यालय की तरफ से जो वकील पेश हुए थे उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। और लेकिन कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को काफी गंभीरता से ले रही है। और इस बार जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी एफआईआर हुआ उसकी जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और पिछली सुनवाई में तमाम जो सवाल पूछे थे उसका जवाब कोर्ट सलाहकार ने दिया था, लेकिन अब मामला 4 हफ्ते बाद सूचीबद्ध किया गया है। अब दोनों ही मामले में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट इन्वेस्टिगेशन किस ओर जा रहा है, क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ है, इस बारे में 4 हफ्ते बाद पता चलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले की तेजी से जांच की जाए। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक चीज और जो समझने की है, इससे पहले भी छात्र जो है आत्महत्याएं करते रहे हैं। राजस्थान के कोटा में भी एक सिलसिलेवार क्रम हमने पीछे देखा था कि कई बार जो है छात्र फंदे पर लटके हुए मिले। लेकिन इस मामले में हालांकि दोनों ही बहुत ही प्रेस्टिजियस संस्थान है देश के, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। स्वतः संज्ञान क्यों लिया, कुछ समझ आता है आपको, क्या लगता है? देखिए, स्वतः संज्ञान जब भी कोई मामला मीडिया के जरिए जब सामने आता है और सुप्रीम कोर्ट से कई बार अपेक्षा की जाती है, कई बार सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखा जाता है, कई बार सुप्रीम कोर्ट के सामने मसला उठाया जाता है, उसके लिए कोई अर्जी की भी जरूरत नहीं होती। अगर कोई आम आदमी भी कोई अगर देश में इस तरीके की बात है तो वो लेटर भी लिख सकता है। और कई बार अखबार में जब खबर आती है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है। तो ये दोनों मामला, चूंकि आत्महत्या के कई सारे मामले सामने एक के बाद आते रहे हैं और पहले वाले मामले में भी सुप्रीम कोर्ट निर्देश देता रहा है। अभी हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते पूरा एक गाइडलाइन जारी किया था कि आत्महत्या को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, बच्चों के जो मनोविज्ञान है उसको लेकर, और तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट ने उस गाइडलाइन में कही थी, जिसको हम लोगों ने चर्चा भी की थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि इस मामले में चूंकि दो मसले सामने आए एक के बाद एक, तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। और सुप्रीम कोर्ट असल में जानना चाहती है कि ऐसी घटना बार बार क्यों हो रही है, क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये तमाम पहलू है और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट इन चीजों को पर नजर रखती है। और यही कारण है कि ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ता है जब उनको दिखता है कि जो अथॉरिटी है वो स्टेप आउट नहीं कर पा रही है, सरकार अपने कर्तव्य का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर पा रही है, तब सुप्रीम कोर्ट को समय समय पर संज्ञान लेना पड़ता है। और इस मामले में भी लिया गया है। जी देखो, और कुछ जो मनोविज्ञानी है उनका भी सुझाव रहा है कि यूनिवर्सिटी कैंपसेस के अंदर जो है कुछ जो है कंसल्टेंसी के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जिस उम्र के पड़ाव में ये छात्र होते हैं कई तरह के दौर से गुजर रहे होते हैं, उनमें फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, कई तरह के मानसिक तनाव में होते हैं, पढ़ाई का बोझ होता है सिर के ऊपर, करियर की चिंता होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें उनको जो है कंसल्ट करने की आवश्यकता होती है। अगर उन्हें सही कंसल्ट मिल जाए समय रहते तो शायद वो इस तरह का एक्सट्रीम स्टेप शायद ना उठाएं। और इस चिंताएं जो है जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी जाहिर की गई और कोर्ट ने जिस तरीके से मामले में स्वतः संज्ञान भी लिया, कहीं ना कहीं जाहिर करता है कि इस पर जो है बेहद गंभीरता से इस तरह के मसले को लेने की आवश्यकता है और कैंपस और यूनिवर्सिटी लेवल पर भी इस पर काम करने की आवश्यकता है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक ऐसा मामला जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है जिसने बिहार से लेकर के दिल्ली की संसद तक हंगामा खड़ा कर रखा है। मामला है एसआईआर या बिहार में वोटर्स के गहन पुनरीक्षण से जुड़ा हुआ। इसको लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया गया था ताकि इसको रोका जाए। इस पर जो है
सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहा और क्या कुछ डेवलपमेंट रही इस हफ्ते सर, वो बताइए आप दर्शकों को। ये मसला लगातार सुप्रीम कोर्ट के सामने है और सोमवार को भी सुनवाई हुई इस मामले में और मंगलवार को भी सुनवाई हुई। सोमवार को जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने जो एसआईआर है उसके लिए जो ड्राफ्ट पब्लिश होना है चुनाव आयोग द्वारा, उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। और अब चूंकि ये हफ्ता बीत चुका है तो चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट भी पब्लिश कर दिया है। पिटिशनर का ये कहना था कि लाखों लोगों का नाम कट रहा है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा जा रहा था कि कहा जा रहा है कि जो लाखों लोगों की बात हो रही है उसमें लाखों लोग मर चुके हैं, कई लोग कहीं और वोटर आई कार्ड बनवा चुके हैं, कई लोगों का डबल डबल नेम है, तो उन लोगों का नाम कटा है। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात से कहीं ना कहीं सुनवाई के बाद ये कहा कि हम रोक नहीं लगा रहे किसी भी ड्राफ्ट पब्लिश करने पर, लेकिन अगर हमें दिखा कि लाखों लोगों का नाम कट रहा है और वो अवैध तरीके से कट रहा है तो हम जरूर उसमें फिर दखल देंगे। और सुनवाई अगस्त के महीने में होगी, इस मामले में विस्तार से होगी। सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश लगाने से मना कर रही है, लेकिन इतना जरूर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम एक बार में ही फाइनल सुनवाई करेंगे और जो भी फैसला लेना होगा हम करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया ड्राफ्ट करने को लेकर, और यही कारण है कि चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट पब्लिश कर दिया है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि जो पिटिशनर हैं वो ऐसा, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आप ऐसे लोगों का नाम लेकर आइए कि जिनका नाम कटा है और जेन्युइन वो वोटर हैं, फिर हम एक्शन लेंगे। तो अब देखने वाली बात है कि जो चुनाव आयोग का जो स्टेप है उसके बाद पिटिशनर किस तरीके से इस बात को आगे रखती है सुप्रीम कोर्ट में, कौन से ऐसे जेन्युइन लोग हैं जिनके नाम कटे हैं। तो ये सारी बातें सुनवाई अभी चल रही है, अगली सुनवाई होने वाली है, उस दिन दूध का दूध पानी का पानी होने की उम्मीद है। लेकिन फिलहाल जो ड्राफ्ट है उसको पब्लिश करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था, पब्लिश करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। जी, एक और मुद्दा है जो पिछले कई सालों से लगातार गूंज रहा है। मुद्दा यह है कि प्रदेश में राज्यपालों के पास और केंद्र में राष्ट्रपति के पास जो विधेयक जो है पारित होकर उनके पास जब पहुंचते हैं औपचारिक हस्ताक्षर के लिए, तो उसकी कोई समय सीमा नहीं है। क्या उसकी समय सीमा भी तय होनी चाहिए, कोई टाइम लिमिट इस पर होनी चाहिए? तो ये जो है लगातार जो है लंबे समय से विवादों का और चर्चाओं का विषय बना हुआ है। अब इस पर जो है राष्ट्रपति की ओर से भेजे गए रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है और इस पर क्या तय किया है सर, वो बताएं आप। देखिए, राष्ट्रपति की तरफ से एक रेफरेंस भेजा गया है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस कहते हैं उसे, और उस पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइमलाइन फिक्स कर दिया है। 19 अगस्त से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच सुनवाई करेगी और फिर फैसला होगा। दरअसल जो संवैधानिक सवाल राष्ट्रपति के रेफरेंस में उठाया गया है वो ये कहा गया है कि क्या राज्य विधान सभाओं द्वारा पारित विधेयक पर निर्णय लेने के लिए राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा तय की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। ये बहुत बड़ा सवाल है। जो इस तरीके के तमाम सवाल, कम से कम 14 सवाल राष्ट्रपति की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया है। ये संविधान का जो प्रावधान है उस प्रावधान के तहत राष्ट्रपति की तरफ से ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ सुनवाई करने जा रही है। दरअसल ये मामला तमिलनाडु से उठा था। तमिलनाडु विधानसभा के तरफ से कुछ बिल पारित किए गए थे और जिसे वहां के राज्यपाल ने रोक रखा था अपने पास। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था और सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को एक फैसला दिया था, जिस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो राष्ट्रपति हैं और जो राज्यपाल हैं उनको एक टाइमलाइन उनके लिए तय किया गया था कि इतने दिनों में उनको विधेयक पर फैसला लेना होगा। और इसके बाद ये सारा राजनीतिक बहस इस पर तेज हो गई थी। कोर्ट के भीतर जो बहस हुई, उसके बाद कोर्ट के बाहर, और फिर राष्ट्रपति के तरफ से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया है कि क्या राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए टाइमलाइन फिक्स हो सकता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट इन सवालों का जो 14 रेफरेंस भेजे गए हैं उस पर एक एक करके अपना आंसर करेगी और 19 तारीख से जब सुनवाई शुरू होगी तो ये बहुत बड़ा एक जो संवैधानिक सवाल है इस पर संवैधानिक बेंच अपनी व्यवस्था देगी, जिससे
जो भी सुप्रीम कोर्ट का अब फैसला आएगा, देश भर में इस तरीके के जो तमाम मामले हैं उस पर एक दिशा जरूर मिलेगी और आगे के लिए नजीर जरूर बनेगा। जी बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट इसकी विधिवत सुनवाई जो है 19 अगस्त से शुरू करने वाला है। एक बड़ा संवैधानिक प्रश्न है, क्योंकि जो विधेयक पारित होते हैं, विधेयक जनहित में होते हैं और जनहित के लिए जो फैसले हैं वो त्वरित किए जाते हैं और सरकार के सामने ये चैलेंजेस रहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो चीजें इंप्लीमेंट की जाएं, ताकि प्रदेश के नागरिकों को उसका जो है लाभ मिलना शुरू हो जाए। लेकिन कई बार देखा गया है कुछ राज्यों में कि राज्यपालों के पास कई बार वो विधेयक अटके रहते हैं और उस पर जो है लंबी अवधि तक निर्णय नहीं हो पाता। राज्य के कई बार मुख्यमंत्रियों ने इस बारे में जो है अपना विरोध भी दर्ज कराया। अब इसी पर जो है मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, जिस पर अब विधिवत सुनवाई 19 अगस्त से अब शुरू होने वाली है। अब एक ऐसा मामला जो पूरे देश से जुड़ा हुआ है, मामला है सड़क हादसों का। अब आप कहेंगे कि भाई सड़क हादसों का मामला इतनी बड़ी कौन सी बात है, लेकिन आप समझिए एक महीने में जो है सैकड़ों जो है छोटे बड़े हादसों से जुड़े हुए मामले कोर्ट में पहुंचते हैं। अब उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है एक बड़ा फैसला लिया गया है। सर वो फैसला आखिर है क्या, आप थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताएं, क्योंकि ये हमारे दर्शकों से भी जुड़ा हुआ मामला है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है कि आखिर है क्या ये मामला, सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या फैसला किया है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये ऐसा मसला है जिससे हर व्यक्ति को सरोकार है। एक ये मामला असल में 7 जनवरी 2017 का कोयम्बटूर में ये घटना हुई थी। हकीम नाम का एक शख्स मोटरसाइकिल से हाईवे पे चल रहा था और सामने जो कार चल रही थी वो कार एकाएक रुक गई, जिसके बाद बाइक से उस कार को टक्कर लगी और पीछे से आ रही एक बस ने उसे कुचल दिया। कार चालक ने दावा किया था कि उसकी जो पत्नी थी वो गर्भवती थी और उसको वोमिटिंग की टेंडेंसी आई और इसीलिए उसे अचानक ब्रेक लगाना पड़ा। लेकिन कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया और कहा कि ये तर्कसंगत बात नहीं है। और ये पहले मामला निचली अदालत, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जो नेग्लिजेंस है वो उसका अलग अलग जो परसेंटेज है उसको तय किया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर घटना 100% अगर मानते हैं तो 50% जिम्मेदार कार चालक है, बस चालक 30% जिम्मेदार है और बाइक चालक 20% जिम्मेदार। क्योंकि जो बाइक चालक था उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस उस वक्त नहीं था, इसलिए 20% उसकी भी गलती मानी गई और वो पर्याप्त दूरी नहीं बना पा रहा था आगे वाली गाड़ी से, इसलिए उसका 20% कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस माना गया। लेकिन जो कार चालक है उसका 50% माना गया और सबसे ज्यादा गलती कार चालक को ही माना गया। और ट्रायल कोर्ट ने पहले कार चालक को दोषमुक्त कर दिया और लेकिन मद्रास हाई कोर्ट से जब सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कार चालक को 50% जिम्मेदार माना। और ये बहुत बड़ी बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई कार चालक हाईवे पर बिना किसी चेतावनी के एकाएक ब्रेक लगाता है और उस कारण कोई घटना होती है तो कार चालक अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता, उसकी लापरवाही मानी जाएगी। और ये इसी कारण ये मामला बेहद अहम है, क्योंकि जब आप हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं तो आपकी जो मजबूरी रही है उस कारण जब आप एकाएक ब्रेक लगाते हैं तो आपको ये इल्म होना चाहिए कि आपके पीछे से भी गाड़ी आ रही है और आपके ब्रेक मारने के कारण पीछे से आने वाली गाड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकता है। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम व्यवस्था दी है। 29 जुलाई को दिए इस फैसले में कहा कि ये हाईवे पे जो चलने वाली गाड़ी है वो अगर एकाएक ब्रेक लगाती है तो वो जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, उसे चेतावनी या संकेत के साथ गाड़ी को रोकना पड़ेगा। और ये लड़का जो दुर्घटना का शिकार हुआ था वो एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था और उसकी बाईं टांग घटना के कारण कटवानी पड़ी थी। तो बाद में जब इसमें मुआवजा तय हुआ तो कुल जो मुआवजा है वो 1,14,00,000 तय हुआ। उसमें 20% चूंकि जो पीड़ित है उसकी गलती के कारण हुआ तो 20% उसमें लेस करके 91,39,000 रुपए भुगतान उसको मिलेगा। ये बीमा कंपनी
इस को भुगतान करेगी 4 हफ्ते के भीतर, और कुल मिलाकर 91,39,000 रुपये इस पीड़ित को मिलेगा, क्योंकि इस पीड़ित की खुद की भी 20% गलती मानी गई, इसलिए पूरा रकम इसे नहीं मिलेगा, बल्कि 91 लाख इसे दिया जाएगा। लेकिन जो व्यवस्था दी है सुप्रीम कोर्ट ने वो बेहद अहम दी है कि अगर हाईवे पे कोई गाड़ी चलाता है, एकाएक बिना संकेत के ब्रेक मारता है, तो वो उसकी लापरवाही नहीं जाएगी। बिल्कुल, और सड़क परिवहन नियम के अंतर्गत भी ये बातें कही गई है कि जब आप सड़क पर वाहन लेकर के उतरते हैं तो आप न सिर्फ अपनी जान की बल्कि दूसरे जो वाहन चालक हैं उनकी जान की भी परवाह आपको करनी होती है। और अगर ऐसा कोई नेग्लिजेंस आपकी तरफ से होता है और उसके चलते कोई हादसा होता है तो आप जो है आपको दंडित किया जाएगा। और ये जो फैसला यहाँ पर कोर्ट की तरफ से किया गया है ये भविष्य में रेफरेंस के तौर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने साफ तौर से ये कहा है कि अगर वाहन चालक सड़क पर चलते समय अचानक से ब्रेक मारता है और पीछे से अगर कोई वाहन उससे टकराता है और इस हादसे में कुछ अनहोनी हो जाती है तो जिम्मेदारी ब्रेक मारने वाले वाहन चालक की मानी जाएगी। तो यहां पर इसी तरह का कुछ फैसला कोर्ट की तरफ से हुआ है और ये फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में जो है सड़कों पर बहुत डेंस ट्रैफिक देखा जाता है, अक्सर इस तरह के हादसे होते हैं और हर महीने बड़ी संख्या में जो है इस तरह के मामले जो है कोर्ट पहुंचते हैं और फिर इस तरह से ट्रायल शुरू होते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जिस तरह का फैसला कोर्ट की तरफ से हुआ है वो अपने आप में कहीं ना कहीं सचेत करने वाला है कि अगर आप लापरवाही से ड्राइव करते हैं और आपकी वजह से कोई दूसरा व्यक्ति आहत होता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, और खास तौर से ऐसी कंडीशन में जब आप सड़क पर चलते हुए अचानक ब्रेक मार दे तब। खैर चलिए आगे चलते हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा, जिन पर महाभियोग का जो है समय तलवार लटक रही है, इनके आवास से जो है भारी मात्रा में कैश बरामद किया हुआ था जली हुई अवस्था में। ऐसा आरोप है इनके ऊपर कि ये कैश जो है गलत तरीकों से अर्जित किया गया था। अब इस पर जो है आगे पूरी प्रक्रिया चल रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ से एक रिट फाइल की गई है। सर इस रिट में आखिर क्या है, उन्होंने क्या मांग की है कोर्ट से, क्या होना चाहिए? दरअसल जस्टिस यशवंत वर्मा का जो मामला है वो काफी दिनों से काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, और इस मामले में जब कथित तौर पर उनके जो सरकारी घर के स्टोर से जले हुए नोट बरामद हुए थे, उसके बाद ये मामला काफी तूल पकड़ लिया। मीडिया में सबसे पहले खबर आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस जो संजीव खन्ना है, उन्होंने एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी में जो मेंबर थे उन्होंने मामले की जांच की। इस इन हाउस जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी तत्कालीन चीफ जस्टिस को, और उस रिपोर्ट के आधार पर ये कहा गया कि जो नोट जो बरामद किया गया था उसकी पुष्टि हुई, और फिर जस्टिस वर्मा को ऐसा बताया गया कि उनको इस्तीफा देने के लिए शायद कहा गया, बल्कि जब उन्होंने मना किया इसके लिए तब इस मामले को राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री को रेफर किया तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने, और उन पर इम्पीचमेंट महाभियोग चलाने की सिफारिश की। तो उसके बाद जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ से जो जांच समिति की रिपोर्ट है उसको चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में, और साथ ही जो महाभियोग चलाने की सिफारिश की गई उनके खिलाफ उसको भी चुनौती दी। लेकिन जब सुनवाई शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो अब तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया है, लेकिन सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे सवाल, तीखे सवाल जस्टिस यशवंत वर्मा से पूछे, और उन्होंने कहा कि जो आपका कंडक्ट है वो ऐसा विश्वास उत्पन्न नहीं करता। आपने ये जो अर्जी लगाई जांच कमेटी की जो रिपोर्ट आने के इतने दिनों बाद क्यों लगाई? जो अगर जांच कमेटी के सामने जब आप पेश हुए तो आप पेश क्यों हुए अगर आपको भरोसा नहीं था तो? और उस समय आपने चुनौती क्यों नहीं दी जब जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी? साथ ही ये भी कहा कि जो आपका किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ जो अनुचित कंडक्ट के जो प्रमाण हैं उसमें और वो राष्ट्रपति और जो प्रधानमंत्री को अगर वो सूचना चीफ जस्टिस को मिलता है तो उसका ड्यूटी है कि वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को इस बात की जानकारी दें।
और इस पूरे मामले में जब सुनवाई शुरू हुई तो जस्टिस दीपांकर दत्ता की अगुवाई वाली बेंच ने यही कहा कि जो जो जांच कमेटी की रिपोर्ट है और जो रिपोर्ट में जो कंडक्ट आपका सामने आया है उसमें तत्कालीन चीफ जस्टिस ने इम्पीचमेंट चलाने के लिए जो सिफारिश की है वो बिल्कुल उनके शक्ति में है, उनके अख्तियार में है और वही किया गया है। और आप सबसे ज्यादा उनके टाइमिंग पे, इतने दिन डिले होने पे जो उन्होंने ये जो अर्जी लगाई, इन चीजों पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो आप यानी कि जस्टिस वर्मा जो भी मुद्दे उठा रहे हैं वो बेहद गंभीर है, आपने पहले क्यों नहीं उठाया? आचरण, आपका जो आचरण है वो विश्वास उत्पन्न नहीं करता और ये बहुत कुछ कहता है। आप नहीं चाहते कि बातें सार्वजनिक हो, संसद को तय करने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वो संसद तय करेगी, ये हमारा काम नहीं है कि पैसा आपके घर आपका था या नहीं था, या घर वो जुडिक्शन या जांच कमेटी का जो जुडिक्शन है वो है या नहीं है, ये सब बात संसद को तय करने दीजिए। और इससे साफ संकेत एक सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि इस मामले में ऑर्डर रिजर्व कर लिया है, लेकिन एक इंडिकेशन जरूर दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि संसद को इन चीजों को तय करना है, ये संसद का ही जुडिक्शन है। बिल्कुल, संसद को तय करना है। और साथ ही सीजीआई ने यहाँ पर एक और कोटेशन ये दी है, एक और जो सेंटेंस उन्होंने कोट किया है कि उनकी तरफ से जो है सिफारिश जा सकती है जिस पर विचार करना आगे संसद को ही सोचना कि उस पर जो है उसको रिकमेंड करती है कि नहीं, ये भी उनकी तरफ से ऐसा कहा गया। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक खास जो है एक सिफारिश की गई है। सिफारिश है संविधान की 10वीं अनुसूची को लेकर के। 10वीं अनुसूची जो है वो जुड़ी हुई है दल बदल कानून से, और ऐसा कई बार देखा गया है कि जब कोई विधायक या कोई सांसद दल बदल करता है तो उस पर जो है दंडात्मक कार्रवाई की जाती है और ऐसी स्थिति में उसकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाती है। हालांकि यहां पर एक प्रोविजन ये भी है कि किसी पार्टी के कुछ सांसद, लेकिन उनकी जो संख्या होनी चाहिए वो मेजॉरिटी ऑफ पीपल होनी चाहिए। मसलन आपकी सदस्यों की संख्या विधानसभा में कितनी है, अगर मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स उस पर्टिकुलर पार्टी के एक साथ अगर दल बदल करते हैं तो फिर उनके ऊपर वो दंडात्मक कार्रवाई लागू नहीं होती। लेकिन इंडिविजुअली कोई विधायक या सांसद ऐसा करता है तो उसकी सदस्यता रद्द होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। अब इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक सिफारिश की है कि दल बदल कानून में जो है कुछ संशोधन किया जाना चाहिए, कुछ विचार किया जाना चाहिए। ये पूरा मामला है क्या सर, और क्यों सुप्रीम कोर्ट को ऐसी सिफारिश करनी पड़ी? ये मामला तेलंगाना विधानसभा से रिलेटेड है, जहां बीआरएस के जो 10 विधायक हैं दल बदल कर कांग्रेस में शामिल हुए थे और इनकी अयोग्यता को लेकर एक अर्जी विधानसभा अध्यक्ष के सामने लगाई गई थी, जिस पर फैसला होने में देरी हो रही है। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था और सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाई गई थी पिटिशनर द्वारा कि अयोग्यता का जो फैसला है विधानसभा अध्यक्ष द्वारा, उसमें फैसले लेने में देरी की जा रही है। तो इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है विधानसभा अध्यक्ष को कि वो इस मामले में 3 महीने के अंदर फैसला ले। लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो संसद है उसके लिए भी कुछ उनको सुझाव दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 10वीं अनुसूची के प्रावधानों को दोबारा विचार करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि 10वीं अनुसूची में ही विधानसभा अध्यक्ष को इस बात का अधिकार दिया गया है कि वो अयोग्यता की अर्जी पर फैसला ले। सुप्रीम कोर्ट ने यह सुझाव इसलिए दिया क्योंकि बार बार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां अध्यक्ष अयोग्यता याचिका पर निर्णय लेने में देरी करते हैं, जिससे मामला विधानसभा की अवधि तक लंबित रह जाता है। यानी विधानसभा का जो टेन्योर है वो खत्म हो जाता है और पिटीशन पे सुनवाई नहीं होती है। और जो दल बदल करने वाले विधायक हैं जिन पर अयोग्यता का तलवार लटका रहता है वो बच निकलते हैं, वो अयोग्य ठहराए नहीं जा सकते जब तक कि फैसला न हो। तो तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा ये जो मामला काफी दिनों से पेंडिंग रखा गया है, उसी कारण चीफ जस्टिस बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने कड़ी आलोचना करते हुए संसद को इन प्रावधानों पर दोबारा विचार करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये 10वीं अनुसूची में ये संविधान में इसलिए इस उद्देश्य से जोड़ा गया था
कि अयोग्यता मामले का को अगर नियमित अदालत में अगर सुनवाई होती है तो काफी देरी होगी। इसीलिए विधानसभा अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से ये मामला लंबित रखा जा रहा है, उससे तमाम जो संवैधानिक व्यवस्था है वो उद्देश्य उसका विफल हो जाएगा। और इसीलिए संसद से उन्होंने अपील की चीफ जस्टिस ने कि इस पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए। इससे पहले भी 2020 में केशम मेघचंद सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था कि अयोग्यता से जुड़े जो मामले हैं उसको एक स्वतंत्र ट्रिब्यूनल को सौंपा जाना चाहिए, क्योंकि जो कोई भी अध्यक्ष होता है वो एक राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखता है और वो दबाव मुक्त होकर काम नहीं कर सकता। ये 2020 की सिफारिश थी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट बार बार इस बात को उठा रहा है और अब की बार दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने ये बात संसद से कहा है कि विचार करे कि 10वीं अनुसूची में जो अधिकार दिए गए हैं उस पर एक बार फिर से गौर करें। जी बिल्कुल। और इस तरह के मामले जो है कई बार कई राज्यों में सामने आ चुके हैं। अगर मैं हरियाणा की बात करता हूं तो हरियाणा में भी ऐसा हुआ था, जब कुछ विधायक जो है दल बदल करके सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ चले गए थे और फिर जो है इस तरह का मामला उठा कि इस पर जो है विचार किया जाना चाहिए। हालांकि विधानसभा चुनाव फिर से हुआ और तब तक विधानसभा स्पीकर की तरफ से कोई फैसला नहीं किया गया। और महाराष्ट्र का अगर उदाहरण यहां पर देखते हैं, जैसा कि मैं अभी आपको बता ही रहा था थोड़ी देर पहले, कि वहां पर अगर जिस पार्टी के जितने विधायक सदन के अंदर होते हैं, अगर उसमें से मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स एक साथ मिलकर के किसी पार्टी की तरफ रुख कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके फैसले को आप चैलेंज नहीं कर सकते। ये भी एक प्रोविजन इसके अंदर है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 10वीं अनुसूची में संशोधन की जो सिफारिश की गई है, आगे इस पर क्या कुछ चर्चाएं होती हैं, इस पर क्या कुछ फैसले होते हैं, वो भी आगे देखना दिलचस्प रहेगा। बहरहाल आज का जो हमारा कार्यक्रम था उसमें फिलहाल इतना ही। और नवभारत टाइम्स के कोर्ट रूम में हमारे साथ जुड़े हुए थे राजेश चौधरी साहब, नवभारत टाइम्स के लीगल एडिटर हैं। सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद आपका। जी, अगले हफ्ते फिर से हम इसी समय पर फिर से हाजिर होंगे और पूरे हफ्ते की कोर्ट में जो तमाम बड़े मामले आते हैं उस पर क्या कुछ डेवलपमेंट होती है, क्या कुछ उस पर परिचर्चा होती है और किस तरह का उसमें जो है चीजें देखने को आती हैं, वो लेकर के हम फिर से आपके साथ हाजिर होंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।